मुंबई शहर इंडिया का इकलौता ऐसा शहर है जिसने जितनी प्रगति, प्रोग्रेस, हाइज देखे हैं उससे भी ज्यादा सैडनेस, तबाही और दुर्गति देखी है। और लोगों ने एक ऐसे धमाके की गूंज सुनी जिसने मुंबई की रफ्तार को ब्रेक लगा दिया। The 1993 Bombay serial blast. No one in the industry is safe from this dangerous trend. मुंबई, बॉम्बे को दशकों से सिटी ऑफ ड्रीम्स माना जाता है। बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने तो लोग बॉम्बे जाते ही हैं, पर मुंबई शहर जाना जाता है हर किसी के सपनों को एक राह देने के लिए। लेकिन दूसरों की कामयाबी से अगर कोई है जिसने सबसे ज्यादा फायदा कमाया है तो वो है मुंबई का अंडरवर्ल्ड। हाजी मस्तान, करीम लाला, वराज जान, छोटा राजन, छोटा शकील, अबू सलेम, मान्या सुरभि, मान्या दौलत, अर्जुन गावली जैसे तमाम अंडरवर्ल्ड डॉन्स का कहर मुंबई ने देखा है। बॉम्बे की छोटी से छोटी गलियों में इनका नाम चलता था, लेकिन जहां बॉम्बे को तो समझ थी इनके इन्फ्लुएंस की, बाकी देशवासियों को इस अंडरवर्ल्ड का कहर 90s के दशक में देखने को मिला। और वो हुआ सिर्फ एक आदमी की वजह से, दाऊद इब्राहिम। 12 मार्च 1993 देश के इतिहास में ब्लैक फ्राइडे से जाना जाता है। इस दिन बॉम्बे के 12 जगहों पर एक समय पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। 257 लोगों ने अपनी जानें खोई और हजारों से ज्यादा अपनी जान के लिए जूझ रहे थे। जब कार्रवाई हुई तो पता चला कि इसमें दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा हाथ है। इसी केस में 129 लोगों पर एक्यूजेशंस लगाए गए, जिसमें एक बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी थे। Haneef Karawala and Sameer Hingora, film producers with strong underworld links, were arrested in connection with the Bombay blast. They revealed that out of the 9 AK-56s they possessed, they had sold one to Sanjay Dutt. 23 साल तक संजय दत्त अपने ऊपर TADA का लगा हुआ दाग हटाने के लिए लड़ते रहे। बलजीत परमार जो इस केस में जर्नलिस्ट रहे हैं, उनका आरोप था कि अगर संजय दत्त समय रहते पुलिस को अपने अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन की खबर कर देते तो ये ब्लैक डे इंडिया में नहीं होता। जो पहली कंसाइनमेंट इनके घर पे आई थी ब्लास्ट के 1.5-2 महीना पहले, वही कंसाइनमेंट जो हथियार आए थे वही जो ब्लास्ट में यूज किए गए। लेकिन दूसरी तरफ संजय दत्त का कहना है कि उस समय लॉ एंड ऑर्डर, उनकी फैमिली की सेफ्टी इतनी कमजोर थी कि उनके पास कोई चारा ही नहीं था अंडरवर्ल्ड से हाथ मिलाने के सिवाय। That time there was a threat. There was no choice. बॉलीवुड कितना परेशान था अंडरवर्ल्ड से, ये भी बाकी देश को 1997 में समझ आया, जब टी सीरीज के ओनर गुलशन कुमार की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। ये वो मंदिर है जहाँ गुलशन कुमार, जिनको म्यूजिक किंग माना जाता था, पूजा करने अक्सर आते थे। और 5 साल पहले 12 अगस्त को यहाँ से पूजा करके जब निकले तो वहाँ पे जब पहुँचे तो 2 आदमियों ने उन पे गोली चला के उनकी हत्या की। इस वारदात से शहर के लोकल इतने डरे हुए थे कि कई सालों बाद तक भी वो कतराते रहे। गुलशन कुमार की हत्या को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी इस गली में दहशत महसूस होती है। लोग बात करने से डरते हैं। ऐसा ही कुछ ईयर 2000 में देखने को मिला जब ऋतिक रोशन के फादर राकेश रोशन पर गोली चला दी गई थी। Somebody shot your father? Yeah, that didn't happen. Yeah, so this went a bit too far. Who shot your father? I mean, it was mafia? Yeah, that's for sure. एक्टर्स की अंडरवर्ल्ड डॉन्स के साथ टेप रिकॉर्डिंग सामने आने लगी। एक चीज दूंगा आपको, वो चिकना जो है करिश्मा को फोन करके बोलता है कि तेरी माँ की। वहीं फिर बड़े बड़े एक्टर जैसे शाहरुख खान ने इंटरव्यूज में बताया कि कैसे उन पर दबाव डाला जाता था अंडरवर्ल्ड द्वारा किसी प्रोजेक्ट को साइन करने के लिए या किसी के साथ फिल्म करने के लिए। They do try to back a film, try to create a product. They'll have 4-5 of their guys here, and they'll say, okay, Shahrukh, you have to do this film, or X hero, you have to do this film, X heroine, you have to do this film. And I said, well, who's the producer? He said, okay, this is the guy we're sending you. Talk to him, sign the film. So if you're scared for life, then you sign it. लेकिन ये सिर्फ एक्टर्स की कहानी नहीं थी। बड़े से बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, होटल ओनर्स, म्यूजिशियंस, या फिर ये कहो कि जहां जहां पैसा था वहां अंडरवर्ल्ड ने अपनी पकड़ बनाई हुई थी। 90s के दौरान तो हर दिन लगभग 30 से ज्यादा एक्सटॉर्शन की रिपोर्ट सामने आती थी। राजन बोल रहा हूँ, छोटा राजन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। क्या हुआ, वो किमजी को पैसा दिए कि नहीं? किमजी को काय का पैसा देने का भाई? अरे वो जमीन का जो सौदा हो गया था वो भाई उसको हमारा कुछ देने का ही नहीं है, उसका कुछ पैसा ही नहीं निकलता है भाई। जो मेन ओनर है, लीगल ओनर है, उससे कब पास से लिया है भाई? किमजी मेरा आदमी है। नहीं लेकिन भाई कुछ पैसा पूछते थे नहीं तो मार डालूंगा। नहीं भाई, जरा भी अभी नाटक करेगा ना तो मार डालूंगा। मैं देखो भाई गरीब आदमी हूँ, दुनिया भर का कर्जा लेके मैंने जगह किसी को पैसा दे, नहीं तो बच्चे तो मरेगा, ध्यान में रखना। भाई आपकी बात बरोबर है, लेकिन मेरी बात तो सुनिए भाई आप। हेलो हेलो। हर दिन शूट आउट्स, गैंग वॉर्स हुआ करते थे, किडनैपिंग, रेप, मर्डर्स अपने पीक पर थे। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक समय ऐसा था जब इन्हीं गैंगस्टर्स की इसी समाज में बहुत इज्जत हुआ करती थी।
बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, बिजनेसमैन इन गैंगस्टर से डरते नहीं थे, बल्कि इनके दोस्त हुआ करते थे। अंडरवर्ल्ड के साथ तो मेरे भी कनेक्शन थे। मस्तान मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था और करीम लाला मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। एक ऐसा दौर था जब ये खून खराबा पब्लिक के सामने होता ही नहीं था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड को, देश को, बॉम्बे को इन गैंगस्टर्स की वजह से इतने बुरे दिन देखने को मिले? क्यों देश का लॉ एंड ऑर्डर इन गैंगस्टर्स के सामने फेल हो गया, जिसका नुकसान सेलिब्रिटीज, आम इंसान को देखने को मिला? बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड के डॉन सोफिस्टिकेशन से खून खराबे पर क्यों उतर आए? कैसे इस सब की शुरुआत हुई और कैसे वो एक चीज जिसको हम शायद बुरी नजर से देखते हैं, उसने ही इस अंडरवर्ल्ड को खत्म कर दिया? तो आओ तुम्हें बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड बॉम्बे की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। इस वीडियो में दी गई सारी स्टेटमेंट, सारे फैक्ट्स मैंने वेरीफाइड सोर्सेज, आर्टिकल्स, न्यूज रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज से लिए हैं। अपने मन से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, तुम्हें सारे सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऐसी डीप डाइव्स हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आते हैं। तो अगर हमारा एफर्ट अप्रिशिएट करते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आओ तुम्हें बताते हैं कि मुंबई माफिया का राज उस शहर पर शुरू कैसे हुआ। मुंबई पर माफिया राज की शुरुआत देश की आजादी से भी पहले शुरू हो गई थी और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी दारू। 1930s में मुंबई शहर में कुछ इलीगल एक्टिविटीज शुरू हुई और इन इलीगल एक्टिविटीज का कारण स्टेट गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट लिकर पॉलिसीज थी। 1939 में बॉम्बे प्रोविंस की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया लिकर को प्रोहिबिट करने के लिए। बॉम्बे अबकारी एक्ट 1878 को अमेंड करा गया था। उस एक्ट में इंटॉक्सिकेंट्स और नारकोटिक्स के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल, ट्रांसपोर्ट या पोजेशन पर गवर्नमेंट टैक्स लेकर रेगुलेट करा करती थी। लेकिन 1939 में लिकर का कंजम्पशन बैन कर दिया, जो कि शुरुआत में तो लूजली इफेक्टिव था, लेकिन 10 साल बाद 1949 में बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर लिकर को स्ट्रिक्टली बैन कर दिया। ऐसे में हुआ ये कि प्रोविंस में लोगों के बीच में लिकर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और इस डिमांड के लिए, लिकर के लिए लोग बहुत ज्यादा दाम देने को भी तैयार हो गए। तो किसी में भी अगर थोड़े भी गट्स होते लिकर की इलीगल सप्लाई डिमांड को पूरा करने के लिए, तो उसके पास मौका था बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने का। और यहां से शुरुआत हुई मुंबई अंडरवर्ल्ड के पहले 3 डॉन्स की। वरदाराजन मुदलियार, हाजी मस्तान और करीम लाला। वरदाराजन उर्फ वर्दा भाई के पास लिकर के डिस्ट्रीब्यूशन रैकेट पर पूरा कंट्रोल था। 1945 में मुंबई पहुंचे थे। यहां उन्होंने वीटी स्टेशन में पोर्टर का काम शुरू करा और यहीं से उनकी क्रिमिनल लाइफ शुरू हो गई। पोर्टर होने के कारण उनके पास एक इजी एक्सेस था लिकर को स्मगल करने का। धीरे धीरे जैसे उनका क्रिमिनल बिजनेस बढ़ा, उनके एरिया में उनकी प्रोमिनेंस भी बढ़ी। अगर वरदाराजन मुदलियार की बात करें तो वरदाराजन मुदलियार वो दारू के अड्डे वगैरह चलाता था, जुए के अड्डे वगैरह चलाता था उस टाइप, या फिर सुपारी वगैरह लेता था। वो तमिल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और धारावी स्लम्स के तमिल रेजिडेंट्स के बीच में बहुत पॉपुलर हो गए। वर्दा भाई वो वांटेड टू बी द बॉस एंड अ डॉन ऑफ अ तमिल पीपल इन मुंबई। इतना कि उन्होंने उनका खुद का पैरेलल जुडिशियल सिस्टम चलाना शुरू कर दिया था, जहां लोग उनके पास अपने पर्सनल और कम्युनिटी इश्यूज सॉल्व करने के लिए पहुंच जाते थे। और धारावी को एक सेफ हेवन की तरह यूज करते हुए वर्दा भाई ने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ाना शुरू करा, जिसमें एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लैंड एंक्रोचमेंट, इलीगल गैम्बलिंग और बूटलेगिंग से अपना क्रिमिनल एम्पायर खड़ा कर दिया। इस ट्रायो में दूसरे डॉन थे करीम लाला। करीम लाला एक अफगान मुस्लिम थे जो 1920 में अफगानिस्तान के कुनार से मुंबई पहुंचे थे। शुरुआत में करीम लाला मुंबई डॉक्स में एक आम वर्कर थे, लेकिन बाद में उन्होंने पश्तून गैंग को ज्वाइन कर लिया था, जिन्हें लोग पठान्स कह के बुलाते थे। ये गैंग मारवाड़ी और गुजराती बिजनेसमैन, मनी लेंडर्स के लिए इलीगल पैसों की रिकवरी करते थे उनके कर्जदारों से। 20 साल तक करीम लाला ने पश्तून गैंग को लीड करा और समय के साथ सट्टेबाजी, इलीगल लैंड इविक्शंस, किडनैपिंग, हफ्ता वसूली, सुपारी किलिंग, फर्जी करेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन में अपने हाथ साफ करे। एंड समय के साथ करीम लाला ने पठान गैंग की गद्दी पकड़ ली। एंड अपने पीक पर करीम लाला बॉलीवुड की बड़ी सी बड़ी हस्तियों को अपने यहाँ दावत पे बुलाया करते थे और बॉलीवुड मूवीज जैसे जंजीर, गंगूबाई और नॉवेल शांताराम में करीम लाला या उनसे रिजेंबल करता हुआ कैरेक्टर भी दिखाया गया है। और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के अच्छे दोस्त सिर्फ करीम लाला नहीं थे, बल्कि इस ट्रायो के तीसरे डॉन हाजी मस्तान भी थे। हाजी मस्तान भी वर्दा भाई की तरह एक तमिल कम्युनिटी से आने वाले गैंगस्टर थे और मस्तान ने अपनी शुरुआत दिहाड़ी के काम से करी थी जब वो बच्चे थे। अपने अर्ली 20s में पहुंचते पहुंचते उन्होंने सोने की तस्करी करना शुरू कर दिया, क्योंकि गोल्ड पर लगी भारी इंपोर्ट ड्यूटी के कारण लोगों ने ब्लैक में गोल्ड खरीदना शुरू करा था। अपने देश की औरतें को पता नहीं क्या हुआ है, सोना बहुत चाहिए अपने देश का। अपने देश की भूख बहुत है सोने की। दुबई से सोना
लगड़ी आती है, बहुत बड़ा हुआ उसमें, क्राइम बहुत हुआ क्योंकि ड्यूटी फ्री चाहिए, स्मगल करना है। और क्योंकि मस्तान भाई शुरुआत में डॉग्स पर काम करा करते थे तो उन्हें आसानी होती थी गोल्ड स्मगल करने में। ये काम भी कर रहा था ना ये पोर्ट, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में, स्मगलिंग में बहुत बड़ा नाम था। गोल्ड के साथ सिल्वर और इलेक्ट्रॉनिक जिसपे भारी मात्रा में टैक्स लगता था, उनकी भी स्मगलिंग उन्होंने शुरू कर दी। मस्तान का एम्पायर धीरे धीरे बढ़ने लगा और रियल एस्टेट, होटल्स और यहाँ तक कि फिल्म फाइनेंसिंग में भी मस्तान ने कदम रखा, क्योंकि 1960s और 70s में बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर्स पर मूवीज बनाने के लिए कुछ खास पैसे नहीं हुआ करते थे। आरबीआई उन्हें लोन नहीं देता था, ये कहकर कि फिल्म फाइनेंसिंग एक बहुत रिस्की बिजनेस है। प्राइवेट फाइनेंसर्स बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे और आखिरी ऑप्शन उनके पास बचता था अपनी मूवीज को खुद फाइनेंस करना, जो करना बहुत मुश्किल था। यही अपॉर्चुनिटी देखकर हाजी मस्तान ने फिल्म्स फाइनेंस करनी शुरू कर दी। हाजी मस्तान के बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस रहे थे दिलीप कुमार, राज कपूर, धर्मेंद्र, फिरोज खान के साथ। इस फोटो में तुम देख भी सकते हो राज कपूर को हाजी मस्तान के पैर छूते हुए। एंड शुरुआत में ही हाजी मस्तान समझ गए थे कि पॉपुलर कल्चर में फेमस होने के बहुत फायदे हैं। मस्तान को मूवीज इतनी पसंद थी कि मधुबाला, जिनके वो बहुत बड़े फैन थे, उन्होंने शादी भी सोनम मस्तान से करी, जिनका फेस मधुबाला से बहुत रिजेंबल करता था। मूवीज जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई लूजली मस्तान पर ही बेस्ड थी और अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर दीवार मूवी में भी मस्तान से इन्फ्लुएंस था। लेकिन जब तक ये तीनों डॉन अपने काम, अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज करते थे, 80s तक भी करीम लाला, हाजी मस्तान और वर्दा भाई के रूल के दौरान कभी बड़े पैमाने पर आतंक नहीं मचा करता था। मिड 80s तक जो है ना, जो अंडरवर्ल्ड था वो ज्यादा खून खराबे वाला नहीं था। बोला जाता है मस्तान ने तो कभी किसी पर गोली भी नहीं चलाई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद ये क्रिमिनल्स अपने आप को बिजनेसमैन मानते थे जो इलीगल धंधा करते थे। वही पॉलिटिशियंस को इन गैंगस्टर्स के सपोर्ट से वोट मिल जाया करते थे, जिसकी वजह से इनके पास एक पॉलिटिकल सपोर्ट भी आता था। शिवसेना एमपी संजय राउत का कहना था कि पूरा सेक्रेटेरिएट हाजी मस्तान से मिलने आ जाया करता था। इंदिरा गांधी भी अपनी कैपेसिटी में करीम लाला से मिल चुकी। यहाँ तक कि तीनों डॉन्स का भी अपने बीच में एक समझौता हुआ करता था। शहर के हिस्सों को बांटकर और सब कोशिश करते थे कि अपने एरिया में पीसफुली ऑपरेट करें। ये जो तीन बड़े मैंने नाम लिए 3-4, ये आपस में जो है अच्छे से ही रहते थे, ये आपस में नहीं लड़ते थे। अब तुम ये समझो कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड की शुरुआत सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि लिकर, सिल्वर, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन पे या तो बैन होता था या भारी मात्रा में टैक्स लगता था और लोगों को इन चीजों की जरूरत थी, या फिर इसलिए भी क्योंकि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम उस समय और शायद आज भी इतना स्लो, वीक और इनएक्टिव था कि लैंड एनरोचमेंट, प्रॉपर्टी के केसेस जिनको सॉल्व करने में सालों लग जाते थे, तो लोगों के पास सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड का सहारा बचता था। लेकिन 1980s खत्म होते होते चीजें कुछ इस कदर बदली कि मुंबई शहर का और अंडरवर्ल्ड का पूरा नक्शा ही बदल गया। गुलशन कुमार दुआ टी सीरीज म्यूजिक लेबल के फाउंडर थे। उन्होंने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में भारी मात्रा में ऑडियो कैसेट्स, जिसमें फिल्म का म्यूजिक, भक्ति, डिवोशनल सॉन्ग्स प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करे। इतना की लेट 90s तक आते आते टी सीरीज की वैल्यू 500 करोड़ हो गई थी। और 12 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार हर रोज की तरह सुबह सुबह शिव मंदिर जा रहे थे। मंदिर से निकलकर जब वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े तो 3 लोगों ने आकर उन पर 16 गोलियां चलाई। His dead body had 16 bullet wounds. गुलशन कुमार ने भागने की भी कोशिश करी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया। He tried to run for cover but came under a hail of bullets. जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला 5 और 9 अगस्त को गुलशन कुमार को गैंगस्टर अबू सलीम की तरफ से कॉल आया था, जहां अबू सलीम ने 10 करोड़ एक्सटॉर्शन मनी की गुलशन कुमार से मांग करी थी, पर गुलशन कुमार ने उन्हें साफ इनकार कर दिया था। अबू सलीम दाऊद इब्राहिम गैंग डी कंपनी के मेंबर हैं। कहा जाता है कि वो दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के ड्राइवर हुआ करते थे। एनएसए के इंसिडेंट से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को झटका लग गया था। If Gulshan Kumar, himself a big producer, could come to this end, then perhaps no one in the industry is safe from this dangerous trend. क्योंकि अबू सलीम ने सिर्फ अकेले गुलशन कुमार को धमकी नहीं दी थी। उसी साल बॉलीवुड डायरेक्टर राजीव राय भी खतरे में पड़ गए थे, जब 5 अटैकर्स ने मिलकर उन पे गोली चला दी थी। सिटी पुलिस के दिए गए बॉडीगार्ड्स की वजह से वो बच तो गए, पर डर के मारे वो देश ही छोड़कर चले गए। बोला जाता है कि वो 5 आदमी अबू सलीम के ही थे और अबू सलीम राजीव राय को एक्सटॉर्शन मनी के लिए डराना चाह रहे थे। एंड सिर्फ एक्सटॉर्शन ही नहीं, अंडरवर्ल्ड का हाथ अपने पसंदीदा लोगों के करियर को उठाने में भी होता था। जैसे डेविड धवन एक बड़ी मूवी बनाने जा रहे थे जिसमें टॉप लाइन एक्टर्स जैसे संजय दत्त, गोविंदा, ट्विंकल खन्ना थे। आयरॉनिकली मोनिका बेदी, जिन्होंने अपने स्ट्रगल के समय बी ग्रेड मूवीज करी थी, उनको संजय दत्त के साथ कास्ट कर दिया जाता है इस मूवी में एज ए रोमांटिक इंटरेस्ट। और संजय इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि जब गोविंदा को टॉप एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना के साथ कास्ट करा जा रहा है तो मुझे क्यों बी ग्रेड स्टारलेट के साथ कास्ट कर रहे हो। वो
मूवी छोड़ने की सोच ही रहे थे कि इतने में उनके पास कॉल आता है अबू सलीम का, क्योंकि मोनिका अबू सलीम की गर्लफ्रेंड थी जिनको वो अच्छी टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में लाने के लिए लॉन्च करना चाहते थे। ना चाहते हुए भी संजय दत्त को फिर उस मूवी में काम करना पड़ा। ऐसी एक सिमिलर बात शाहरुख खान ने भी अपने एक वीडियो इंटरव्यू में बताई। You mean somebody seriously calls you and says you have to be in one of my films or I blow your head off? अक्सर अंडरवर्ल्ड डॉन्स पहले मूवीज में इन्वेस्ट अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए करा करते थे, और क्योंकि प्रोड्यूसर्स की मजबूरी भी हुआ करती थी तो इन दोनों पार्टियों में एक तालमेल बैठ जाया करता था। मगर 90s आते आते इन गैंगस्टर्स ने बॉलीवुड से बंदूक की नोक पर काम करवाना शुरू किया, और खौफ इतना था कि कोई इन्हें मना भी नहीं कर सकता था। जैसे प्रीति जिंटा ने बताया कि जब उनकी मूवी चोरी चोरी छुपके रिलीज होने वाली थी तो वो खुद स्क्रूटनी में आ गई थी, क्योंकि ये एलिगेशंस लगे थे कि इस मूवी के लिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड से फंडिंग ली है। प्रीति और बाकी एक्टर जैसे शाहरुख खान, सलमान खान को जब इंटेरोगेट करा गया ये जानने के लिए कि क्या अंडरवर्ल्ड से उन्हें कॉल्स आते हैं, उन्हें थ्रेटन करा जाता है, तो प्रीति जिंटा ने अनजाने में अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दे दिए, ये सोचते हुए कि शायद बाकी लोग भी देंगे, पर बाकी एक्टर्स बैक आउट कर गए। If I knew everybody was going to back out, I would have also. Eventually what I learned was if you get a number from +92, don't pick it up. And 90s के दौरान मुंबई शहर में लॉ एंड ऑर्डर शायद काफी खराब स्थिति में भी था। आए दिन गैंग वॉर, शूट आउट की खबर सुनने को मिलती थी, एक्सटॉर्शन केसेस अपने पीक पर थे, और अंडरवर्ल्ड को शायद पुलिस का भी कोई खौफ नहीं था। जैसे 1998 में रूपम स्टोर के ओनर भरत शाह की हत्या मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने ही कर दी थी। मुंबई में एक साल में 100 शूट आउट्स होते थे। उसका बहुत बड़ा रीजन एक शायद ये भी है कि उस समय पुलिस के हाथ बहुत बंधे हुआ करते थे। वो इसलिए क्योंकि देश में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट पुलिस के खिलाफ हो गए थे। वो क्यों हो गए थे ये बताया रेड एफ इंटरव्यू में पुलिस ऑफिसर रोनल हयासिंथ मेंडोनका ने। उस समय एक बहुत इनफेमस केस हुआ था जावेद फावड़ा का। ये बताया जा रहा था कि एक मिस्टेकन आइडेंटिटी के चक्कर में जावेद फावड़ा को एक गैंगस्टर समझकर पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया था। अब रोनल को भरोसा है कि ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं था, लेकिन बात जब कोर्ट तक पहुंचती है तो उन ऑफिसर जिन्होंने एनकाउंटर करा था उन्हें ही प्रूव करा जाने लगता है, और इस एक केस की वजह से बाकी एनकाउंटर केसेस को ओपन करा जाने लगा, जिसकी वजह से पुलिस हेजिटेट करने लगी इन गैंगस्टर्स के खिलाफ एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग फोर्स यूज करने में। एक एनकाउंटर टीम ने जो है एक बेगुनाह आदमी को मार दिया था गैंगस्टर बताकर। चने बेचने वाले आदमी को जो है जावेद फावड़ा का केस बड़ा फेमस हुआ था, तो उसको मार दिया। उसके बाद में हुआ ये कि ये मामला कोर्ट में गया, और फिर कोर्ट में जस्टिस अगवार एक थे, उनकी अगुवाई में एक कमिटी बनाई गई एनकाउंटर्स को एग्जामिन करने के लिए, और उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस दिए कि ये जो एनकाउंटर्स थे फर्जी थे और पुलिस वालों को तो मर्डर केस में अंदर डाल देना चाहिए। तो उसकी वजह से पुलिस का मोरल भी डाउन हो गया और गैंगस्टर्स के भी हौसले काफी बढ़ गए थे। 90s खत्म होते होते हालत इतनी खराब हो गई कि बॉलीवुड एक्टर्स, बिजनेसमैन ने तंग आकर अंडरवर्ल्ड की बात मानना ही बंद कर दिया, चाहे उनकी खुद की जान ही क्यों ना जोखिम में हो। There's no point living in fear because if you're destined to die with their bullet, you will. If you're not, you won't. And then there's a psychology of fear. You know, you can keep scaring someone till the point they're scared, but if they're not, then you can't do anything. So after one point, every time the person would call me and say, we'll kill you or we'll do that, then I'd say, come to my country first. तो अब तुम भी शायद मेरी तरह सोच रहे हो कि मुंबई की ये दुर्दशा हुई कैसे, कि जहां 80s तक सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह चल रहा था, सबकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, बात सिर्फ स्मगलिंग तक सीमित थी, बॉलीवुड और गैंगस्टर्स आपस में दोस्ती बनाकर रखते थे, तो फिर कैसे ये गन कल्चर, गैंग कल्चर मुंबई में आया, और कैसे 2000 के डेकेड में मुंबई को इस खौफ से बचाया गया। जब सन 2000 में अरुण गावली गैंग ने राकेश रोशन पर 2 गोलियां चलाई तो ये बोला गया कि ये तो उन्हें बस डराने के लिए था, और ये बताने के लिए कि चाहे कोई कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, अगर अंडरवर्ल्ड की बात नहीं मानेंगे तो उनकी जान हमेशा खतरे में रहेगी। लेकिन ये डर का माहौल बनाने की शुरुआत सबसे पहले करी थी दाऊद इब्राहिम ने। तस्वीर बदल जाती है दाऊद इब्राहिम की एंट्री के बाद। मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद की एंट्री के बाद से ही खून खराबा शुरू होता है। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान के लिए काम करा करते थे, एंड टीनेज की उम्र में ही उन्होंने चोरी डकैती करनी शुरू कर दी थी। लेकिन उनके ग्रोइंग एम्बिशंस की वजह से दाऊद इब्राहिम ने करीम लाला के पठान गैंग और हाजी मस्तान से ही दुश्मनी लेनी शुरू कर दी थी। दाऊद का ये नजरिया था, या उसका एम्बिशन था कि सब पर अपना ही कब्जा होना चाहिए, अपना ही सिक्का चलना चाहिए। He was very ambitious. दाऊद ने अपने बड़े भाई शाहिद इब्राहिम कसकर के साथ मिलकर छोटे बड़े क्राइम करने शुरू करे, एंड बोला जाता है कि मुंबई पुलिस दाऊद को सपोर्ट करती थी ताकि वो पठान गैंग को खत्म करने में मदद कर सके। एंड पुलिस और दाऊद का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन चुका
चुका था, जिसकी वजह से दाऊद और उनके भाई को एक इम्यूनिटी मिल गई। ये राइवलरी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि शाबिर इब्राहिम को पठान गैंग ने एक पेट्रोल पंप के पास गोली मार दी। एंड शबीर की डेथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था मुंबई अंडरवर्ल्ड में, क्योंकि बड़े भाई की डेथ को अवेंज करने के लिए दाऊद और उनके गैंग के मेंबर्स ने पठान गैंग के लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। तो पहला जो गैंग वॉर हुआ खून खराबे वाला फुल फ्लेज, वो दाऊद इब्राहिम की गैंग और पठान गैंग के बीच में हुआ। एक दूसरे के लोगों को इन्होंने मारना शुरू कर दिया। एंड आगे फ्यूचर में दाऊद के साथ कुछ बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट नाम जुड़ना शुरू हो गए जो उनकी गैंग में रहकर उनके साथ काम करते थे। अनीस इब्राहिम दाऊद के छोटे भाई, उनके ड्राइवर अबू सलेम, टाइगर मेमन, छोटा शकील, और सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जिन्होंने दाऊद को दाऊद बनाया था, छोटा राजन। जहां पठान गैंग खत्म होती चली गई और वहीं हाजी मस्तान ने भी स्मगलिंग की दुनिया छोड़ दी थी और वर्दा गैंग के मेंबर्स को भी या तो मार दिया गया, उन्हें जेल हो गई। और 1983 आते आते इन सब के लिकर डेंस भी बंद हो गए थे। एंड इस सब की वजह से दाऊद के लिए अंडरवर्ल्ड में रास्ता बिल्कुल साफ था और आगे चलकर दाऊद इब्राहिम ने डी कंपनी बनाई। गोल्ड स्मगलिंग, रियल एस्टेट, एक्सटॉर्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग, हर काम दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी करा करती थी। जर्नलिस्ट शीला भट्ट, जिन्होंने 1980s में इंटरव्यू लिया है दाऊद इब्राहिम का, वो बताती हैं कि दाऊद का बिजनेस एक्यूमेन बहुत स्ट्रॉन्ग था। उनको समाज की बहुत अच्छी समझ थी। जो व्यापारी होते हैं ना, उनको समाज बहुत समझ आता है। दाऊद रत्नागिरी महफूज पे आधा घंटा भाषण दे सकता है, तो दाऊद सिर्फ क्राइम की बात नहीं करते हैं ना। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो शायद दाऊद इब्राहिम समझ गए थे, वो ये कि कैसे खौफ से आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हो। उसको ये बात समझ में आ गई थी कि डर से पैसा मिलता है, डराकर पैसा मिलता है। क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड डर के दम पर काम करवाना, पैसे लेने के लिए और अपनी पावर के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए दाऊद ने लोगों की फियर साइकोलॉजी से खेला। और ये करने के लिए दाऊद गैंग के मेंबर्स को छूट रहती थी लोगों पर गोलियां चलाने के लिए। एंड ये पहली बार था जब अंडरवर्ल्ड स्मगलिंग से गन कल्चर की तरफ बढ़ा। अगर कोई अमीर इंसान या बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी एक्सटॉर्शन मनी हफ्ता नहीं देता था तो अगले ही हफ्ते उसे खत्म कर दिया जाता था। एंड डर के साथ साथ दाऊद के काम करने के तरीके की वजह से उनका नेटवर्क और बढ़ता चला गया। एंड जब दाऊद पर पैसा आने लगा तो उस पैसे से उनकी पावर और बढ़ने लगी। दाऊद ने अपने लिए लॉयल पुलिसमैन और पॉलिटिशियंस को अपने पेरोल पर रखना शुरू कर दिया। उसके लॉयल पुलिस अधिकारी थे, कस्टम अधिकारी थे, पुलिस भी लॉयल थे, पॉलिटिशियंस थे, मतलब उसके पेरोल पर थे। अपने पुलिस ऑफिसर्स, गैंग मेंबर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के कनेक्शंस को वो खुश भी रखते थे, वीसीआर और सोने के बिस्किट्स उनको त्योहारों पर गिफ्ट करके। जब दिवाली वगैरह का मौका होता था तो इनको महंगे महंगे गिफ्ट्स भिजवाए जाते थे। उन जमानों में वीसीआर हुआ करता था, उस जमाने में उनको वीसीआर गिफ्ट करता था दिवाली पर। लेकिन जब ये गन कल्चर, क्राइम बहुत बढ़ गया तो पुलिस से बचने के लिए दाऊद अलेजिडली दुबई चले गए। मगर जाने से पहले उनका नेटवर्क मुंबई में इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि एक कॉल पर ही एक्सटॉर्शन मनी निकाल लिया जाता था। एक ही कॉल से बॉलीवुड में काम भी करवाया जा सकता था और एक ही कॉल से किसी को मरवाया भी जा सकता था। अलेजिडली दाऊद की संपत्ति ईयर 2000 में ही 2000 करोड़ की हो गई थी। तब 1500-2000 करोड़ लिखा था, जो 30 साल पहले का आर्टिकल है। दाऊद की पावर इतनी ज्यादा हो गई थी कि शीला भट्ट ने बताया कि उनके पास कॉल आने लगे थे बिजनेसमैन, बिल्डर्स और लोगों के दाऊद का कांटेक्ट मानने के लिए, ताकि वो उनसे मिलकर अपना काम आसानी से शुरू कर सके। 88 की बात है, मुझे बॉम्बे के रिचेस्ट ऑफ रिच रियल एस्टेट इंडस्ट्री फैक्ट्रीज वाले कितने फोन आए हैं। इट वॉज अ जॉल्ट इन माई लाइफ। सबको दाऊद के कनेक्शन चाहिए था। एंड दाऊद इब्राहिम अनलाइक प्रीवियस गैंगस्टर्स एक और तरीके से पैसा कमाते थे और वो था क्रिकेट में बेटिंग। क्रिकेट पर बड़े पैमाने पर वो सट्टा लगाता था। सट्टे के कारोबार में उसका बहुत बड़ा दखल था। बहुत सारी फोटोज भी वायरल हुई हैं जहां दाऊद सेलिब्रिटीज के साथ क्रिकेट देखते हुए मिले। एंड बहुत बार दाऊद के डर के चक्कर में क्रिकेटर्स ने उनके द्वारा करी हुई मैच फिक्सिंग रिपोर्ट भी नहीं करी और सबको मालूम था कि क्या गलत चल रहा है और क्या नहीं। सबको पता था क्या हो रहा है। उस जमाने में एक डर भी था। लेकिन शीला भट्ट ने एक और चीज बताई कि दाऊद की अपनी खुद एक बड़ी इनसिक्योरिटी थी। उसको इनसिक्योरिटी ये थी कि उसके जो गैंग वॉर में उसके जो दुश्मन थे, उसको लग रहा था कि उसका कोई मर्डर करेगा। क्योंकि जिस डर के दम पर दाऊद ने अपना सिक्का जमा लिया था, वही डर अगले दशक में उनकी डाउनफॉल का कारण बना। 70s के दशक में स्मगलिंग, 80s के गन कल्चर के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड का तीसरा और फाइनल चैप्टर शुरू होने वाला था। एंड इस चैप्टर में कुछ इवेंट्स ऐसे हुए कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के गैंग्स धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गए। लेट 80s तक आते आते महाराष्ट्र में बाल ठाकरे जी की बनाई सरकार ने पॉलिटिक्स में एक पोलराइजेशन लाना शुरू कर दिया था। इतना कि 1992 में जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुआ तो उसका सीधा असर मुंबई में देखने को मिला। एंड अभी तक गैंग्स में पावर की लड़ाई एक दूसरे से ज्यादा रही थी। गैंग्स में चाहे वो हिंदू हो
या मुस्लिम सब साथ में काम करा करते थे। लेकिन डेमोलिशन के बाद 12 मार्च 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट हुए, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जब हुई तो पता चला कि ये ब्लास्ट ISI द्वारा दाऊद की मदद से यहाँ कराए गए थे। RDX पहुंचाने के लिए उन्हीं रास्तों का कनेक्शन का इस्तेमाल किया गया जिनको यूज करके ड्रग्स और गोल्ड की स्मगलिंग होती थी। एंड इस एक अटैक की वजह से दाऊद इब्राहिम को एक क्रिमिनल की जगह एक ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में देखा जाने लगा। जितेंद्र दीक्षित ने बताया है कि दाऊद के अटैक करवाने के पीछे 2 वजह रही थी। डेमोलिशन के बाद दाऊद इब्राहिम के ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी का प्रेशर बढ़ रहा था एक्शन लेने के लिए, क्योंकि शायद मुस्लिम कम्युनिटी का मानना था कि पुलिस और शिवसेना हिंदूज की तरफ ज्यादा बायस्ड है। कम्युनिटी की तरफ से एक इमोशनल प्रेशर भी था दाऊद के ऊपर कि बदला लेना चाहिए बाबरी मस्जिद गिराए जाने का, और बाबरी मस्जिद के बाद जो दंगे हुए थे पुलिस पर आरोप लगे कि पुलिस ने मुसलमानों को टारगेट किया, मुस्लिम्स को मारा। प्रेशर था दाऊद पर कि देखिए पुलिस तो हिंदुओं के साथ हो गई तो हमारे साथ कम से कम आप तो रहिए। दूसरी चीज तो दाऊद को सता रही थी वो ये कि जब वो UAE में थे तो उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, और वैसे तो इंडिया और UAE के बीच में कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, लेकिन दाऊद को लगता था कि इंडिया के प्रेशर में UAE उनको इंडिया वापस भेज देगा, जिसके लिए पाकिस्तान उनको पैसे देने के लिए तैयार था, प्रोवाइडेड वो RDX इंडिया में भिजवा दे तो। मगर छोटा राजन का कहना है कि उनके राइट हैंड होने के बावजूद उनको इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था, और अगर उन्हें पता होता तो वो ऐसा कभी नहीं होने देते। आपको उस वक्त भनक लगी थी कि भारत के खिलाफ ऐसी कोई साजिश कर रहे हैं? नहीं, अगर भारत के खिलाफ ऐसी साजिश अगर मेरे को जरा भी भनक लगती ये होने से मैं रोकता। एंड यहाँ पर पहली बार डी कंपनी में एक इंटरनल पोलराइजेशन देखने को मिला। दुनिया जानती है कि जब से ब्लास्ट हुआ हम लोग दोनों अलग अलग हुए। छोटा राजन डी कंपनी से अलग हो गए, उन्हें अपनी खुद की गैंग बना ली और ये तक कह दिया कि वो दाऊद को सबक सिखा कर रहेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी ही जान क्यों ना देनी पड़े। अब समाज में इन दोनों की इमेज एक पेट्रियोटिक डॉन और एक नॉन पेट्रियोटिक डॉन की बन गई थी। आई लव माय कंट्री, देश से प्यार करता हूँ। एंड छोटा राजन एक किलिंग स्प्री पर चल पड़ा, उन सब दाऊद गैंग के मेंबर्स को मारने के लिए जो ब्लास्ट केस में इन्वॉल्व थे। 3-4 लोग ब्लास्ट वाले मारे गए थे और वो आपने उनका मेरे आदेश पे। यहाँ तक कि पुलिस भी उनका साथ देने लगी क्योंकि दाऊद एक ज्यादा बड़ा अपराधी था। एंड ये काफी सिमिलर है उस समय से जब दाऊद की हेल्प पुलिस ने करी थी और बड़े गैंग्स को मारने के लिए। एंड दाऊद के लिए जहाँ एक तरफ बड़ा चैलेंज छोटा राजन था, वहीं रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से दूसरे बड़े चैलेंज बने अरुण गावली। अरुण गावली एक समय पर दाऊद के अंदर ही काम करा करते थे, लेकिन 80s में उनसे डिफरेंसेस होने के कारण उनसे अलग हो गए, और उनके मेंटर नाइक जी की मौत के बाद जो दाऊद ने करवाई थी, एक बदले की भावना उनके अंदर आ गई। जैसे अरुण गवली को लगता था जिसको ये इनजस्टिस हुआ है, और दाऊद और अरुण के गैंग मेंबर्स के बीच में लड़ाइयां होने लगी। अरुण गवली का सबसे बड़ा दुश्मन गैंगस्टर्स में दाऊद इब्राहिम ही था। एंड हिंदू डॉन होने के कारण एक समय पर अरुण के पास पॉलिटिकल पार्टीज का भी सपोर्ट था। बाल ठाकरे जी ने तो ये तक कह दिया था कि अगर मुस्लिम्स के पास दाऊद है तो हमारे पास अरुण गावली है। एंड अंडरवर्ल्ड में आए इस पावर के फ्रैगमेंटेशन के कारण दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी शायद कमजोर पड़ने लगी। एंड शीला भटिया बताती है कि इस पावर को दिखाने के लिए गैंगस्टर्स कुछ भी करने को तैयार थे, उन्हें कोई रिमोर्स और रिग्रेट नहीं लेता था लोगों के साथ गलत करने में। एक रिमोर्स की फीलिंग होती है, बिकॉज़ आई एम श्योर यू मस्ट हैव। कभी नहीं होती, मैंने तो बहुत कम देखा। एंड बहुत सारे गैंगस्टर्स सामने से तो शायद नहीं डरते थे, लेकिन हर समय अपनी जान को लेकर इनसिक्योर रहते थे। कुछ सेम होता है हर क्रिमिनल में, बहुत एक्यूट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है। एंड 90s में ये क्राइम अपने पीक पर पहुंच चुका था। हर दिन शूट आउट, किलिंग्स, गैंग वॉर्स की खबरें सामने आने लगती थी। मगर इस तरह से इस क्राइम के बढ़ने का कारण सिर्फ गैंगस्टर्स की पावर लेने की भूख नहीं थी, लेकिन एक बहुत बेसिक सप्लाई डिमांड की इकोनॉमिक्स थी जो बहुत समय तक इंडिया के इकोसिस्टम से मिसिंग थी। साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंडर फाइनेंस मिनिस्टर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा LPG रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए। इन रिफॉर्म्स ने इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज और ग्लोबलाइज कर दिया। जो गुड्स रिफॉर्म से पहले एक हायर टैक्स, हायर टैरिफ पर बिका करते थे, उन पर लो टैरिफ्स लगना शुरू हो गए। वहीं कई आइटम्स जैसे लिकर पर लगे बैन को हटा दिया गया। स्मगलिंग, जो अंडरवर्ल्ड के लिए एक इनकम का हेवी सोर्स हुआ करता था, दाऊद गैंग, हाजी मस्तान स्मगलिंग पर हेवीली रिलाई करते थे। लेकिन इन रिफॉर्म्स की वजह से जिन आइटम्स को अंडरवर्ल्ड इलीगली बेचकर पैसे कमाती थी, वो लीगली बिकने लगे। एंड अचानक से ये स्मगलिंग और इलीगल आइटम्स का लीगल होने की वजह से अंडरवर्ल्ड का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया। और इसके बाद एक और झटका अंडरवर्ल्ड को तब लगा जब अमिताभ बच्चन ने 2000 में समझाया कि फिल्म इंडस्ट्री के कॉर्पोरेटाइज होने की वजह से अंडरवर्ल्ड पर फिल्म फाइनेंसिंग के लिए रिलायबिलिटी भी खत्म हो गई। अमिताभ का मानना है कि अगर अंडरवर्ल्ड से पैसा फिल्मों के लिए कभी आता था, वो अब कम
इसलिए हो गया है कि फिल्मों के लिए पैसा मिलना आसान है अब। एंड शायद इसीलिए अपने लॉसेस को, अपने नीचे से खिसकी हुई जमीन को कवर करने के लिए इन गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स ने ज्यादा एक्सटॉर्शन, ज्यादा मर्डर, ज्यादा किडनैपिंग करने शुरू करे। एंड ये पावर को जो वो पिछले कुछ दशकों से होल्ड करते हुए आए थे, उसको बचाने की डेस्परेशन अंडरवर्ल्ड में देखनी शुरू हो गई। एंड हाँ, इसमें बहुत दुख की बात रही कि इस दौरान बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, आम लोग सब अंडरवर्ल्ड का शिकार बने। एंड जब ऐसा हुआ तो पॉलिटिशियंस और पुलिस फोर्स पर इनके ऊपर एक्शन लेने का जोर भी पड़ने लगा। एंड ये स्मगलिंग बंद होने की वजह से, फाइनेंशियल क्रंच की वजह से वो पुलिस ऑफिसर्स जो शायद उनके पेरोल पर थे, उनको भी वो पैसे नहीं दे पा रहे थे। और 93 के ब्लास्ट के बाद फोर्सेस में आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बहुत ब्रूटल ऑफिसर्स आपको देखने के लिए मिले। 83 एनकाउंटर बैच, जिसको अर्बन काउबॉयज या एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो ऑफिसर्स की टीम्स थी जिन्होंने छोटे से लेकर बड़े गैंगस्टर्स को ढूंढ कर मारा है। प्रदीप शर्मा, विजय सलास्कर, प्रफुल्ल भोसले, असलाम मोमीन, रविंद्र आंग्रे, दया नायक, सचिन वाजे, जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने अपने एनकाउंटर्स के लिए एक कल्ट स्टेटस गेन कर लिया था। अकेले प्रदीप शर्मा ने 112 एनकाउंटर्स खुद कर दिए थे। एंड जितेंद्र दीक्षित ने बताया कि कैसे अरुण गावली सबसे ज्यादा विजय सलास्कर से डरा करते थे, और वो इतना ज्यादा डर गए थे कि जब वो खुद इलेक्शन में खड़े हुए तो खुद ही वोट देने नहीं गए, इस डर से कि सरकार उनका एनकाउंटर ना कर दे। अरुण गौली ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। अब वोटिंग वाले दिन अरुण गौली तैयार होता है निकलने के लिए। एक जिप्सी कार आती है और गेट के सामने रुकती है। वो पहचान लेता है कि वो ऑफिसर तो सालस्कर है। अब सालस्कर की इमेज थी एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी की, तो अरुण गौली डर जाते हैं कि अरे ये मतलब यहाँ पर आ गया आज के दिन, मतलब कहीं मेरा एनकाउंटर तो नहीं करने आया है। ये आप खुद कैंडिडेट हैं और आप वोट डालने नहीं जा रहे। एंड इसका एक बहुत बड़ा श्रेय तब के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ मुंडे जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने फ्री हैंड दे दिया था पुलिस ऑफिसर्स को गैंगस्टर्स का एनकाउंटर करने के लिए। गोपीनाथ मुंडे ने ऐसी ही मीटिंग ली थी 95 में पुलिस अधिकारियों के साथ, जब अंडरवर्ल्ड एकदम चरम पर था मिड 90s में। और तब गोपीनाथ मुंडे ने भी पुलिस कमिश्नर और बाकी के टॉप अधिकारियों को बोला था, कुछ भी करो, मुंबई को साफ करो। वहीं 1999 में स्टेट गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट भी पास कर दिया था, जिसके चलते जो क्रिमिनल्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उनको टफ पनिशमेंट्स, एक्सटेंडेड डिटेंशंस, उनकी प्रॉपर्टी को सीज करने वाले एक्शंस लिए जाने लगे। एंड मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो कंट्रोल और होल्ड जो पिछले कुछ दशकों से चल रहा था, 2004-5 तक आते आते जब 500 से ज्यादा एनकाउंटर्स हो गए थे, तो मुंबई का अंडरवर्ल्ड लगभग वाइप आउट हो गया। इतना कि 2016 में मुंबई पुलिस ने सिर्फ इस एक्ट के तहत 5 केस रजिस्टर करे हैं, जिसमें से सिर्फ 2 अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड थे। एंड अगर तुम इस कहानी से अब तक जुड़ी हुई तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि ये एक कहानी, ये एक चैप्टर इंडिया की माया नगरी मुंबई, सपनों के शहर के लिए कितना इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट था। खौफनाक था, इसमें स्मगलिंग थी, लोग आपस में कोलैबोरेट करते थे, वायलेंस था। ये सब बड़ा सप्लाई डिमांड की इकोनॉमिक की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की कमजोरी की वजह से, और फिर खत्म भी हो गया जब वो लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ, कैपिटलिज्म और लिबरलाइजेशन के इकोनॉमिक्स देश में आए। एंड आज हम सिर्फ ऐसी कहानियों के मायने से जान सकते हैं कि वो समय हमारे देश के लिए कैसा था। तो मुझे बताओ, तुम्हारा क्या सोचना है ये अंडरवर्ल्ड के इंपैक्ट, उनके इन्फ्लुएंस के बारे में? तुम यहाँ तक आ गए हो तो यूट्यूबर गौतम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो इतनी ही पसंद आएगी। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसी डीप डाइव की पूरी एक और प्लेलिस्ट है, इनको चेकआउट करो, नीचे कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।